हमारे साथ संदीप जैन मौजूद हैं और साथ ही कुछ ही देर में मयूरेश जोशी भी मौजूद रहेंगे और हम बात करेंगे कि क्वार्टर टू अर्निंग सीजन कैसा रहा है, किन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, कहां से डिसअपॉइंटमेंट आई है। संदीप, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। पहले मैं ओवरऑल आपका कमेंट्स लेना चाहती हूं। जो अर्निंग सीजन रहा है क्वार्टर टू का, उसमें कई सारी अहम बातें रही। पहली चीज, ज्यादातर कंपनियों के हमने देखे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुई है तो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात रही। लेकिन एक चीज जो लैगिंग रही है वो ये कि वॉल्यूम जनरेशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। वॉल्यूम फ्रंट पर जो ग्रोथ है उसको लेकर कंसर्न्स कुछ एक सेक्टर्स में जरूर हावी रहे। तो मैं पहला कमेंट आपका लेना चाहती हूँ ओवरऑल अर्निंग्स का। जो क्वार्टर टू अर्निंग्स रही है उसको देखते हुए सेंस क्या मिल रहा है? जो हम रिवाइवल की बात कर रहे थे क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर से, उसके इंडिकेशंस इस अर्निंग्स में आपको मिले या फिर आपको लगता है कि अभी कुछ और क्वार्टर्स लगेंगे अर्निंग फ्रंट पर, कॉर्पोरेट अर्निंग फ्रंट पर कुछ सुधार होने में? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ चीजें बहुत क्लियर थी और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा जो एक चीज था वो था इनपुट कॉस्ट, वो नीचे आई है और ओवरऑल रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस नीचे होने से सबके जो मार्जिन्स है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स या नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट जो वॉल्यूम फ्रंट पे जो डिक्लाइन आया, ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये जो पूरा क्वार्टरली अर्निंग सीजन था बहुत ज्यादा कोई एनकरेजिंग नहीं था और हर बार ऐसा लगता है कि 2-3-4 क्वार्टर्स में चीजें ठीक होगी, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, और अभी भी ऐसा ही, शायद मैं भी यही बोलूंगा कि 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे। बट इस बार ऐसा लगता है कि सरकार जो इनकी जो बिहार में हार हुई है और जिन पर्टिकुलर मुद्दों पे बहुत ज्यादा फोकस थी और जहां पे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात हो रही थी वहां पे थोड़ा सा फोकस कम करेगी और एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स पे फोकस ज्यादा डालेगी, तो हो सकता है कि वापस से जो इंडस्ट्री है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बहुत सारे लाएंगे। जैसे कि एफडीआई अभी रिसेंटली दिवाली के दिन एक तोहफा दिया था, वैसे ही और सारे रिफॉर्म्स आएंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वॉल्यूम ग्रोथ भी आए और ओवरऑल इकोनॉमी में भी जो इंफ्रा के ऊपर पुश है और वहां पे स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से चीजें ठीक होगी। बट कुछ सेक्टर्स आउटस्टैंडिंगली ठीक किए थे, जैसे कि ऑटो सेक्टर समाओ लग रहा है कि आने वाले जी। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपके पहले कमेंट्स ओवरऑल अर्निंग सीजन पर क्या रहेंगे? इस बार के अर्निंग सीजन को देखते हुए आपको क्या लगता है, कब तक हम अर्निंग रिवाइवल, कॉर्पोरेट अर्निंग रिवाइवल देखेंगे? और दूसरी चीज ये कि सेंस क्या मिला पूरे अर्निंग सीजन को देखकर, कहां पर आपको सुधार दिखा, कहां पर आपको लगा, क्या कमेंट्स हैं? आफ्टरनून दीपाली जी, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो अर्निंग्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी स्लगिश, नेगेटिव टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद थी जो मोर और लेस आई थिंक लेस देन नेगेटिव 4 to 5% आई है। EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन जैसा आपने राइटफुली कहा, आई थिंक वाज एक्सपेक्टेड टू बी एट 5-6% व्हिच इज कम अराउंड दैट रेंज, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में जो करेक्शन देखा था दैट इज मीनिंगफुली पेड आउट ऑन अ लॉट ऑफ बैलेंस शीट्स व्हिच इंपोर्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, फेरस मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हो। बॉटम लाइन ग्रोथ हैज कम एनीवेयर बिटवीन 3 to 4%, बट जनरली अगर आप ऑयल और मेटल्स एक्सक्लूड करें सो द ग्रोथ हैज बीन स्टुपेंडस। तो मुझे लगता है आई थिंक इट इज बेटर देन व्हाट द मार्केट्स एक्सपेक्टेड। हालांकि आई थिंक ऑयल एंड मेटल स्टॉक्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो जनरली आई थिंक द ग्रोथ इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिमेन टेपेड ओवर Q3 Q4। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी शुड स्टार्ट ग्रेजुअली बिल्डिंग इन फ्रॉम Q1 ऑफ FY17 और मोर और लेस जो इनपुट कॉस्ट का करेक्शन हमने देखा है उसका एक मीनिंगफुल इंपैक्ट आ सकता है EBITDA फ्रंट पे। हालांकि आई थिंक जो वॉल्यूम और टॉप लाइन ग्रोथ है दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्लगिश। सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म किए इन माय ओपिनियन probably have been the known culprits, तो metals, oil and gas, telecom, to a certain extent I think even I may put in energy stocks in that entire portfolio. जो outperforming sectors थे more or less I think selective private sector banks, again I think real estate based on the base effect that we probably witnessed has seen some amount of growth coming through in terms of outperformance at least in numbers। और मुझे लगता है I think generally I think the numbers should still remain sluggish। तो मुझे लगता है I think numbers are not expected to improve any soon, but generally I think FY17 is where we expect a 10-12% kind of an earnings growth to start coming through। जी, बट संदीप अगर हम जैसे जैसे मयूरेश बता रहे थे यहाँ से लेके अगर एक्स ऑयल एंड मेटल्स अगर आप एक्सक्लूड करें तो अर्निंग्स वर बेटर, बट यहाँ से लेके सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें बैंक्स के अर्निंग्स कैसा रहे हैं यहाँ से लेके प्राइवेट वर्सेस PSU बैंक्स, और यहाँ से लेके एनपीए पर कैसा कंसर्न्स बना हुआ है अभी तक आपके हिसाब से? देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। एक्सिस बैंक का बहुत खराब था, इंडसइंड बैंक ठीक था, और अगर वहां प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे जो इम्प्रूवमेंट आया और संभाव लगने लगा कि
सरकार की जो पॉलिसीज थी इंद्रधनुष और जो भी सारी पॉलिसीज पे फोकस कर रहे हैं और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी जो आए हैं उनसे और भी आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि इन बैंकों पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स संभाव अच्छा किए हैं और जो एसेट क्वालिटी जो उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था वहां पे बॉटम आउट प्रोसेस दिखा है। तो एसबीआई है, पीएनबी है, ये बैंक्स ठीक लगती है। जी मयूरेश, अब मैं डिसअपॉइंटिंग सेक्टर्स से शुरुआत करना चाहती हूं आपसे और वो रहेगा कैपिटल गुड सेक्टर। ज्यादातर कंपनियों के नतीजों ने निराश किया है, फिर चाहे आप एलएनटी के देख लें और बीएचईएल के नंबर्स देख लें। एक चीज क्लियर है कि नए ऑर्डर्स की कमी है और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो भी बढ़ा है, तो उसको लेकर हमने अर्निंग्स पर काफी इंपैक्ट देखा है और शेयर्स भी काफी करेक्ट हो चुके हैं अपने हाल ही के हाई से। तो अभी कैपिटल गुड सेक्टर में कब तक आप अर्निंग रिवाइवल की होप्स हैं आपको, और स्ट्रैटेजी सेक्टर को लेकर आपकी क्या है? So clearly, I think sector definitely disappointed, underperformed किया है, and that will keep on performing, underperforming. Clearly on 2-3 main aspects, जैसे आपने rightfully कहा, I think execution issues are still persisting on a lot of balance sheets. दूसरी बात, जो order flows आ रहे हैं वो meaningful नहीं है, और जो भी आ रहे हैं I think the margins on those orders are probably not that high. तीसरा I think जो working capital constraints हैं, that is still persisting on balance sheet. Case in point being L&T, जिसके 25% is close to stuck in net working capital. चौथी बात I think जो dwindling order book specifically in case of bail या other related issues हैं related to execution of orders, I think that is going to take a toll on the bottom line. तो मुझे लगता है I think earnings revival will still take time. capex revival और upturn की जो हम एक theme की बात कर रहे थे at the beginning of this year, that has got pushed back to the first half of FY17. and हालांकि I think government spend has started coming through, government projects have started getting initiated, a few closures have happened on that side. Private capex is not following through. तो मुझे लगता है meaningful orders will start flowing through in the second half, rather the last quarter of this fiscal, or probable effects can be seen in FY17. तो मुझे लगता है I think within this universe itself, L&T एक strong play हो सकता है. उसने भी disappoint किया in terms of order guidance coming down to 5 to 7%, revenue guidance meted down, but I think that's the general state of the economy that we have to probably live with. और things expectations high थे that have got petered down specifically in the case of L&T, जहाँ पे EPS downgrades आए हैं. However, I think from a longer term structural perspective, हमें लगता है I think L&T still remains a proxy for the Indian economy. और जैसे non-core assets की बेचने की बात चल रही है, whether that is listing of L&T Infotech, उनका real estate arm या other investments that they have got including their finance arm, हमें लगता है I think L&T still becomes an attractive play, but again it's a structural play over the next 1.5-2 years. श्योर, इनफैक्ट बट संदीप आपसे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे ऑटो सेक्टर की, जैसे मयूरेश बता रहे थे, कैपिटल गुड सेक्टर इट्स स्टिल टाइम अवे. यहाँ से लेके FY17 इज अ प्लेस जहाँ पे एक अपटिक देखने मिलेगा. बट ऑटो सेक्टर्स के अर्निंग्स कैसे रहे हैं यहाँ पे डिलेड फेस्टिव सीजन के चलते हुए? क्या उसका एक इफेक्ट Q3 में भी देखने मिलेगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि Q3 के रिजल्ट्स ऑटो सेक्टर के अच्छे आने चाहिए, और जो टू व्हीलर्स है इनफैक्ट मानसून खराब होने के बावजूद जो प्रॉब्लम लग रही थी वो दिखाई नहीं दी है, और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर ही थे. तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ने तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, और मारुति सुजुकी, ये 3 स्टॉक्स है डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. रॉ मटेरियल कॉस्ट का तो बेनिफिट मिलेगा ही, और डिमांड में भी अपटिक रहेगा, और अगर नेक्स्ट ईयर अगर मानसून ठीक हो जाता है तो आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतर हो जाएंगे. जी मयूरेश, डिफेंसिव सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? जिस तरह की अर्निंग्स पोस्ट की हैं, हम आईटी की अगर बात करें तो टीसीएस को छोड़ जो ज्यादातर नंबर्स रहे वो ठीक ठाक ही रहे आईटी में. इन्फोसिस की जो डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस थी उसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सेक्टर के जो अर्निंग्स थे वो ठीक ठाक थे. और अगेन अगर फार्मा की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे मिक्स्ड बैग थे, लेकिन एक कंसर्न जरूर हावी था. एक तो यूएस एफडीए की ओर से डिलेड अप्रूवल, और जो नए कंसर्न जो और शुरू हो गए यूएस एफडीए की ओर से, जिस तरह के वार्निंग अलर्ट्स आए हैं और जिस तरह की स्क्रूटिनिटी जो यूएस एफडीए अपना रहा है ड्रग्स को लेकर, जो कि यूएस मार्केट में एंटर करते हैं, उसको लेकर थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ी हैं. तो फार्मा और आईटी इन दोनों ही डिफेंस सेक्टर को लेकर अप्रोच आपकी क्या है? अर्निंग्स के लिहाज से इन सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है?
So clearly, Diwali ji, I think earnings more in line with estimates दोनों ही sectors के लिए, if I broadly put it. However, I think IT sector के लिए जो एक guidance या commentary थी management की, I think that is something which probably took the sector down in terms of price action. However, I think Infosys की अगर हम बात करें और TCS की भी बात करें, तो TCS did disappoint in terms of how the dollar revenue growth came through, but order book 30% more than their best order book. Client mining activity increase, client जो wins हुए हैं, that has been substantial. Similarly for Infosys, and again I think Q3, Q4 एक traditionally weak quarters रहते हैं, तो मुझे लगता है FY17 में I think the earnings growth both in rupee and dollar terms should be quite reasonable and good for both these counters. और हमें लगता है कि both these counters should deliver well in terms of their top line growth, utilization level should start picking up, client mining already has remained strong. So Infosys, TCS remain our preferred picks IT pack में, where we believe consistent earnings should start coming through if you leave aside the next quarter and two. Pharma की जहाँ तक बात करें तो historical valuations में I think काफी pharma companies richly valued है, earnings has been quite stable. I think Lupin ने हालांकि disappoint किया in terms of how the earnings came through, but generally I think the earnings were quite reasonable. Yes, I think FDA concerns are being drawn on balance sheets. I think Dr. Reddy's के numbers exceptional आए थे in my opinion. However, I think with the recent warnings that have probably come through for few of the pharma companies and the valuations that they are deriving, मेरे हिसाब से I think you have to be really stock specific when it comes to the pharma universe. जो top tier pharma names है, obviously I think Sun Pharma is something that we still continue to prefer. FY16 is supposed to be a watershed years, but FY17 if resolutions start coming through on Halol, and again I think if the applications in terms of their pending applications, almost 155 applications जो pending हैं, उसमें एक key breakthroughs मिलते हैं तो positive हो सकता है. Ipca Labs is something that we continue to prefer as a bottom-up approach, where we believe I think जो FDA concerns थे I think have played out. They might still play out on FY16 basis, but FY17 से I think earnings and ROE normalization should play out on Ipca's balance sheet. चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं. अब तक हमने ओवरऑल अर्निंग सीजन की बातचीत की, अलग अलग सेक्टर्स पर रिव्यू लिया, लेकिन अब ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किन कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया, किन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी रही, और अब अर्निंग्स के बाद जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है वो कौन सी कंपनीज है, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्वार्टर टू नतीजे हिटिया मिस. दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप जैन हैं और साथ ही मयूरेश जोशी भी हैं. अब तक हमने बातचीत की अलग अलग सेक्टर्स की जहां डिसअपॉइंटमेंट रही, जहां पर मिक्स बैग ऑफ अर्निंग्स रहे या फिर जहां इंप्रूवमेंट दिखी. लेकिन अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की. संदीप, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी. दो सवाल होंगे आपसे. पहला तो ये कि अर्निंग लिहाज से कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिनके नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने एक्सपेक्टेशन से बुरा परफॉर्म किया, और अर्निंग्स के बाद आप किन स्टॉक्स में निवेश की सलाह दे रहे हैं? सबसे पहले तो रिलायंस का नाम लेंगे, जहां पे अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स इनफैक्ट बेहतर आई थी, टर्नओवर भले ही नीचे आया था, तो जबरदस्त स्टॉक लगता भी इन लेवल्स पे, और अच्छा खासा करेक्शन भी एक बार दे चुका है 3-4-5% का. तो इन लेवल्स पे बाइंग करने की मैं राय दूंगा, और 1150 तक का टारगेट उसमें लेके बैठे. बजाज ऑटो है, ये करीब मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं, और यहाँ से करीब 2900 तक के टारगेट्स आराम से ये अचीव कर सकता है. मारुति अगेन बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये करीब 5100-5200 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है. हीरो मोटोकॉर्प है. फिर ऐसे और भी सेक्टर्स है. पीएसयू बैंक्स में एसबीआई के रिजल्ट्स ठीक थे, पीएनबी ठीक था. पावर स्टॉक्स अच्छा किए, इनफैक्ट टाटा पावर ने अच्छे रिजल्ट दिए, सीएससी ने आज अच्छे रिजल्ट दिए. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में LICHFL है, DHFL है, ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में समहाउ अगेन HDFC बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा, और इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक ये ठीक लगते हैं. और मेटल्स में भी जैसा कि मयूरेश ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर है जहां पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है, और बहुत अच्छा खासा एक करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है थोड़ा बहुत. और मेरे हिसाब से और दूसरे जो सेक्टर्स और अच्छे लग रहे हैं, FMCG है जहाँ पे उम्मीद अच्छी नहीं थी और उसके हिसाब से खराब रिजल्ट्स उतनी नहीं आए, तो वहां पे एक तरीके से डिफेंसिव बेट के हिसाब से जाया जा सकता है. फार्मा स्टॉक्स में इनफैक्ट काफी डर बना हुआ US FDA का. इनफैक्ट दो बड़ी बड़ी कंपनियों पे, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन है, उसकी वजह से मार्केट में भी पिटाई देखने को मिली है और बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है ये जो भी डाउनफॉल है मार्केट में. तो मेरे हिसाब से वहां पे डाउनसाइड में बहुत ज्यादा रिस्क डॉक्टर रेड्डीज में लगता नहीं है, तो वहां पे 3200-3250 का एक सपोर्ट अच्छा बनता है, तो वहां पे डॉक्टर रेड्डीज की मैं राय दूंगा बाइंग करने की.
जी, बट इनफैक्ट मयूरेश जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अर्निंग सीजन के बारे में, और यहाँ से लेके एक लार्जली एक अर्निंग सीजन एक रिंकल्स दिखाया हुआ है यहाँ से लेके 3 to 4 क्वार्टर से, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपने बताया कि यहाँ से लेके मेटल शेयर्स के अर्निंग्स खराब रहे हैं, इनफैक्ट आपको वैल्यू पिक दिखता है वो सेगमेंट में, और इनफैक्ट ये ऐसे शेयर्स जो ऑल दो शेयर्स दैट हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ, जैसे डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा के, क्या आपको लगता है कि ये शेयर्स कैन बी ए बेट गोइंग फॉरवर्ड? So clearly, I think at least for this quarter's results, I think जो आउट परफॉर्मेंस आया था शायद डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए थे. टॉप टियर नेम्स जैसे इंसेक्स कंपनीज की बात करूँ, मैं थिंक मैं संदीप से पूरा सहमत हूँ. रिलायंस, मारुति हैव गिवन एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स. क्या ये बेस इफेक्ट पे कंटिन्यू कर पाएंगे? बट आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन वन एंड नीड्स टू बी आंसर्ड. बट आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल फॉर बोथ दीज कंपनीज. So I think Reliance, Maruti is something where we still believe the premiumization story specifically in case of Maruti should continue. Reliance शायद underperform कर चुका है, but with a long-term perspective, I think the stock with new capacities coming through, जो नए processes डाल रहे हैं, telecom का पूरे हैं, it should clearly benefit. Pharma में जैसे आप बात कर रहे थे, I think there has been a significant fall on both these companies, top tier names में से. But at this point of time, I still believe Dr. Reddy's में 8 से 10% तक correction में rule out नहीं करता. That probably will be a good time to start entering the stock. And at this juncture, I think Sun Pharma is somewhere that I'll still be laying my bets on. मुझे लगता है I think जितनी भी बैड न्यूज थी, आई थिंक प्राइस में जेस्टेट हो चुकी है. FY16 जैसे मैंने कहा वाटरशेड ईयर है, बट आई थिंक सन फार्मा एंड इप्का लैब्स इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू प्रेफर फ्रॉम द फार्मा स्पेस. आईटी क्षेत्र की जैसे मैं बात कर रहा था, आई थिंक मोर और लेस नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट, बट FY17 में आई थिंक अर्निंग्स शुड नॉर्मलाइज, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स एक्टिविटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप, आई थिंक EBITDA मार्जिन्स भी आई थिंक काफी स्टेबल रह सकते हैं. तो इन्फोसिस, TCS इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू प्रेफर. और मिड कैप यूनिवर्स में प्रॉब्ली आई थिंक स्टॉक्स दैट वी आर लाइकिंग इज समथिंग लाइक Amara Raja Batteries, जहाँ पे हमें लगता है another 5-6% करेक्शन बिकॉज ऑफ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई थिंक एक साइड से मार्केट शेयर ले रहा है, और हालांकि वैल्यूएशंस आर लिटिल बिट ऑन द हायर साइड कंपेयर टू देयर नियर टर्म हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस 24 टाइम्स. मुझे लगता है आई थिंक दिस वैल्यूएशन प्रीमियम इज जस्टिफाइड. जापान प्रकाश मीडिया स्पेस काफी अच्छा लग रहा है हमें लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट द प्रिंट बिजनेस हैज along with their FM business which has a high profitability margin should augur well for that stock. तो मुझे लगता है जनरली आई थिंक स्टॉक पिकर्स मार्केट होगा for the better part of the next 2 to 3 quarters. But I think if you follow bottom up approach, your cash flows are strong. I think you'll still be making decent amount of return on investments on the investments that you make. जी, तो एक स्टॉक्स आपको बताए गए हैं. मयूरेश ने जो स्टॉक्स आपको बताए हैं अर्निंग्स जिनकी अच्छी रही, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया सन फार्मा, इप्का लैब जैसे स्टॉक्स आप अप्रोच कर सकते हैं. मिड कैप पैक में एक्साइड हुआ, इसके अलावा जागरण प्रकाश, अमरा राजा बैटरीज, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि मयूरेश को पसंद है. इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, इन स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है खरीदारी के नजरिए से. संदीप जैन ने जिस तरह से आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1150 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है. बजाज ऑटो में 2900 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं. आप भी अगेन ये रेकमेंड कर रहे हैं बाइंग. मारुति सुजुकी में भी 5100-5200 के लेवल्स आसानी से अचीव हो सकते हैं. इसके अलावा SBI, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, ये इन्हें पसंद है. हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, और फार्मा में ऑलरेडी जिस तरह संदीप ने कहा कि डॉक्टर रेड्डीज काफी करेक्ट हो चुका है और यहां से बहुत ज्यादा नीचे आएगा, इसकी संभावना कम है. ऐसे में खरीदारी की जा सकती है. बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में अपना सकते हैं. तो हमने बातचीत की दोनों ही जानकारों से कि कहां आप खरीदारी कर सकते हैं अर्निंग सीजन के बाद और किन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं. शुक्रिया संदीप आपका भी, और साथ ही मयूरेश आपका भी इस खास सेगमेंट में शामिल होने के लिए, व्यूअर्स को बताने के लिए कि ओवरऑल अर्निंग सीजन कैसा रहा और किन स्टॉक्स को अप्रोच किया जा सकता है. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आप देख सकेंगे बजिंग न्यूज. नमस्कार. नमस्कार.